तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ग्रहण हो रहा है और ये हो रहा है रेड क्रीक में और ये टाइम है 1976 का। और यहाँ हम देखते हैं कि रेड क्रीक में एक माइनिंग बनी ही हुई है जहाँ से काफ़ी लोग सोना निकाल के ले जा चुके हैं, लेकिन एक आदमी को लगता है कि अभी भी यहाँ सोना है और वो इसलिए यहाँ पे माइनिंग कर रहा होता है। और ऐसे ही वो माइनिंग करते करते जबकि वो ग्रहण पूरी तरह लग चुका होता है, वो गलती से हेल के गेटवे को ओपन कर देता है। ये गेटवे पूरा ओपन नहीं होता, लेकिन इसमें एक क्रैक आ जाता है और इसी दौरान एक गोश्त निकलता है और इस ओटिस नाम के आदमी को पोजेस कर। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे गांव में जहाँ पे हम एक शेरिफ को देखते हैं। आज शेरिफ की बेटी वापस आ रही है अपने फियोंसे के साथ और इन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है, लेकिन शेरिफ को ये लड़का पसंद, मतलब वो इस लड़के को सही तरह से जानता भी नहीं है। जब ये सब साथ होते हैं तभी एक सैम नाम की गैंग इन पर अटैक कर देता है जिसका लीडर भी सैम होता है। तब शेरिफ इनसे लड़ता है और उसको बैक पे कोई शूट कर देता है जहां उसकी डेथ हो जाती है। और अब उसकी आंखें खुलती है RIPD में, जो कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट है। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ जो लोग मर जाते हैं वो यहाँ आते हैं और उनको एक मौका दिया जाता है कि अगर वो यहाँ पे काम करेंगे तो उनकी सोल को दोबारा बर्थ में भेजा जाएगा किसी और की बॉडी में। लेकिन उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। शेरिफ अपनी बेटी को देखना चाहता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन कर देता और फिर उसको गन दी जाती है जिनकी हेल्प से वो टीमन को मार सकता है। RIPD में उनका ये काम होता है कि मरने के बाद वो दुनिया में जाके उनकी सोल किसी ह्यूमन के अंदर चली जाएंगी और फिर वो ऐसे डीमंस को पकड़ पकड़ के मारेंगे जो कि अपने हेल के गेटवे से भाग के दुनिया में किसी भी ह्यूमन को पोजेस करके बैठे हुए हैं और इसीलिए उनको इसी स्पेशल वेपन की ज़रूरत पड़ेगी। शेरिफ अपनी बेटी से मिलना चाहता है, इसलिए वो बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अब शेरिफ की सोल जब वो इस दुनिया में आता है तो एक ब्लैक वुमन के अंदर होती है और उसे मिलने के लिए वहाँ पे एक लड़की आती है। उसका नाम जैन है और वो यहाँ पे 400 साल से रह रही थी, मतलब जब से उसकी डेथ हुई है तब से RIPD के लिए काम कर रही। अब जाहिर है शेरिफ दुनिया में आके सबसे पहले अपनी बेटी से मिलकर बात करना चाहता है, लेकिन जैन उसे मना कर देती है कि वो यहाँ पे आके अपने लव वन से बात नहीं कर और अगर वो ऐसी कोशिश करे कभी तो वो उसकी बात समझ नहीं पाएंगे और वो यहाँ दूसरों को हराने आया है, ना कि अपनी ज़िंदगी के पुराने मसलों को हल करने। अब ये लोग यहाँ पे अपने अपने घोड़ों पे बैठ के अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सैम गैंग के लोग वहीं जगह जगह पे हमले कर रहे होते हैं और पैसों के लिए वो लोगों को किडनैप करके कहीं और लेके जा रहे होते हैं। जब वो लोग एक बैंक को लूटने के लिए जाते हैं तभी वहाँ शेरिफ और जैन भी आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गैंग को रोक पाते वो पहले वहाँ से निकल जाते हैं। अब शेरिफ अपनी बेटी से बात नहीं कर सकता तो जैन उसे उसके ग्रेव पे लेके जाती है। अब यहाँ पे शेरिफ का फ्रेंड आता है जिसके थ्रू शेरिफ को पता लगता है कि शेरिफ की बेटी के बॉयफ्रेंड एग्नेस को सैम गैंग के लोग किडनैप करके ले गए हैं। शेरिफ एग्नेस को बचाना चाहता है क्योंकि उसके बाद उसकी बेटी का कोई नहीं है। अब शेरिफ उसी रास्ते से निकल जाता है जिस रास्ते से सैम गैंग के लोग दूसरों को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं। अब वो दोनों दुनिया की नज़रों में 2 ब्लैक वुमेन हैं, तो उनमें से एक यानी जैन जाके सैम गैंग के लोगों को कहती है कि उनको हेल्प चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि वो किसी ब्लैक लेडी की हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जब वो कॉइन की लालच देते हैं तो वो मान जाते। तो जैन उन्हें बोलती है कि थोड़ी दूर उसकी फ्रेंड एक पहाड़ से गिरकर बेहोश हो गई है। वो असल में शेरिफ होता है। जब सैम गैंग के 2 लोग जैन के साथ वहाँ उसकी हेल्प करने जाते हैं तो ये दोनों मिलकर उनको पीट देते हैं और इसके बाद वो बाकियों पे भी अटैक करते हैं। यहाँ पे सैम गैंग के लोग उन पे बुलेट से फायर करते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं होते, इसलिए बुलेट से उनको कुछ नहीं होता, लेकिन वो कैच को ओपन नहीं कर पाते। यहाँ पे जैन देखती है कि उन कैदियों में से एक कैदी डीमन से पोजेस्ड है, तो वो उस पे होली वाटर डालती है जिसकी वजह से वो डीमन बाहर आता है और केज को तोड़ देता है। केज टूटने की वजह से सारे कैदी आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन उन कैदियों में एग्नेस नहीं होता। अब यहाँ सैम गैंग के बाकी लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन उनका एक मेंबर स्किनी नाम का वहीं पकड़ा जाता है। अब शेरिफ उसे पकड़ के उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और पता चलता है कि वो भी डीमन से पोजेस्ड है। असल में सैम गैंग के सारे मेंबर डीमन से पोजेस्ड है और वो सब ओटिस के लिए काम करते हैं और वो जिन लोगों को किडनैप करके लेके जाते हैं वो ओटिस के पास लेके जाता है। अब शेरिफ को डाउट होता है कि उसे शूट करने वाला यही स्किनी है, लेकिन स्किनी साफ साफ मना कर देता है और कह देता है कि उस पर ब्लेम लगाया जा रहा है।
लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी वो उनको कहता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ मजबूरी में फंस गया। क्योंकि जो भी ओटिस के खिलाफ जाता है उसकी बात नहीं मानता, ओटिस उसको जान से मार देता है। क्योंकि ओटिस के पास भी वही वेपन है जो डीमन को मार के दोबारा से हेल में भेज देते हैं। अब स्किनी दोबारा हेल नहीं जाना चाहता, तो वो उनको कहता है कि वो उनको वहाँ पे लेके जा सकता है जहाँ अभी इस टाइम ओटिस है। अब शेरिफ उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उसको लेके उस सफ़र पे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ओटिस को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो बिना किसी गन के एक आदमी के पेट के अंदर हाथ डाल के अंदर से सॉल निकाल लेके और उसको ख़त्म कर देता है। और अभी ये जहाँ होता है ये वही रेड क्रीक वाला गांव होता है। जब ये तीनों उस गांव में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो गांव ऑलमोस्ट खाली हो चुका होता है। यहाँ पर सब चीज़ें मेयर की होती हैं, मतलब यहाँ के होटल, प्रिंटिंग प्रेस, सब कुछ। और वो मेयर अभी भी इस गांव में होता है। तो वो लोग मेयर के होटल में जाते हैं। पहले तो उन्हें वहाँ कमरा नहीं मिलता, लेकिन बाद में जब वो गन दिखाते हैं तो उनको रूम मिल जाता है। और अब एक औरत से बात करते हुए उन्हें पता लगता है कि मेयर ने सबको गांव में बोल दिया है कि माइन के पास बहुत सा गोल्ड है। तो गांव के सब लोग वहां से गोल्ड निकालने गए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि मेयर लालची है। अगर वहां गोल्ड होता तो सबसे पहले मेयर जाता वहां। मतलब ओटिस अपनी टीम के साथ इस माइन पर होता है जो पहाड़ के ऊपर है। और शेरिफ स्किनी पर यकीन नहीं करता, तो वो उसे होटल के रूम में बंद कर देता है। मेयर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि वहाँ की हवा में हेल की हवा फैल रही होती है, जिससे इंसानों को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। अब प्रॉपर सांस लेने के लिए उसे मास्क चाहिए होता है, जो कि ओटिस के पास होता है। और जो भी वो मास्क पहनेगा वो ओटिस का गुलाम बन जाएगा। अब मेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वो मास्क पहन लेता है और गुलाम बन जाता है। ओटिस मेयर को वहाँ एक जगह पर कैद कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ जेन और शेरफ आते हैं जो मेयर को आज़ाद कर लेते हैं। और अब जेन समझ जाती है कि ओटिस इतने सारे लोगों को माइन में क्यों लेकर जा रहा है। वो बताती है कि वहाँ जहाँ हेल का गेटवे ओपन हो रहा है, रेड मून वाले दिन उसकी पावर और ज़्यादा हो जाएगी। और उस टाइम जितने ज़्यादा लोग वहाँ टिक करेंगे तो हेल की सारी बुरी सोल्स दुनिया में आ जाएंगी और पूरी तरह ओपन हो जाएगा। इस तरह वो सारी बुरी सोल्स इंसानों को पोजेस कर लेंगी और दुनिया में उनका कब्जा हो जाएगा। तब ही वहाँ ओटिस के लोग आते हैं और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। शेरिफ और जेन पकड़े जाते हैं। उन दोनों को माइन की जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ एंगस को भी बंद कर दिया जाता है। एंगस उनसे बहुत अच्छी फाइट करता है, जिससे शेरिफ इम्प्रेस हो जाता है और वो थोड़ी देर एंगस से बात करता है। एंगस उसकी सारी बात सुन रहा होता है, क्योंकि वो अभी तक शेरिफ का लव वन नहीं होता, इसलिए वो शेरिफ की सारी बातें अच्छी तरह सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। अब एग्नेस से बात करते हुए शेरिफ को पता लगता है कि उसकी बेटी एग्नेस के साथ बहुत खुश रहेगी। अब ओटिस के साथ एक ऐसी लेडी भी काम करती थी जो पहले RIPD के लिए काम करती थी, लेकिन फिर वो वहाँ के सारे वेपन्स चुरा लेती है और ओटिस को दे देती है। अब रेड मून होने लगता है और सारे ह्यूमंस को डिंगी करने पर लगा दिया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हेल का गेट ओपन होने लगता है और हेल से बहुत सारी सोल्स भागने लगती है और वहाँ सारे ह्यूमंस को पोजेस करने लगती है। जेन और शेरिफ इस वक्त जेल में होते हैं। जेन शेरिफ को बताती है 400 साल पहले उसे जीसस क्राइस्ट का आंसू मिला था और वो अभी भी उसके पास है, यानी उसके पास अभी भी वो बोतल है और वो सिर्फ एक बूंद आंसू उस गेटवे में डाल दे तो वो रास्ता हमेशा के लिए फिर से बंद हो जाएगा। अब जब वो लोग ये बात कर रहे होते हैं, वहाँ स्किनी आता है। उसको ब्लैक लेडी ने आज़ाद कर दिया था और वो लेडी उसको ये भी बताती है कि शेरिफ को मारने वाला मेयर है, जिसने गलती से शूट कर दिया था और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। स्किनी जेन और शेरिफ को जेल से बाहर निकालता है और उनको उनके वेपन भी मिल जाते हैं और अब वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। स्किनी सारे इंसानों को बाहर निकाल देता है माइन से और जो भी उनमें डीमन होते हैं उनको शेरिफ मारने लगता है। फिर ओटिस और शेरिफ की फाइट होती है और शेरिफ हार रहा होता है। तब वहाँ जेन आती है और वो एक आंसू उसके गेटवे में डाल देती है और ओटिस पे भी अटैक करती है। गेटवे तो बंद हो जाती है, लेकिन ओटिस अभी भी ज़िंदा होता है क्योंकि उसका डीमन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो डेविल का राइट हैंड माना जाता है।
और वो फिर से फाइट करने लगता है। अब शेरिफ देखता है कि उस बोतल में अभी भी आंसू का एक ड्रॉप है, तो वो उस आंसू को अपने गन में डालता है और बुलेट शूट करता है। अब इस बुलेट की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो उस डीमन को भी ख़त्म कर देता है और फाइनली वो उस डीमन को भी हरा देते हैं और उस डीमन को हमेशा के लिए दोबारा हेल में भेज देते हैं। जेन और शेरिफ को छुड़ाने से पहले स्किनी की उनसे डील हुई थी कि उसे लगता है कि उसका दोबारा से ट्रायल होना चाहिए कि उसे हेल में भेजा जाए या हेवन में। जेन इसके लिए मान जाती है, लेकिन जब तक उसका ट्रायल नहीं होता स्किनी को इस दुनिया में रहना होगा और अब उसे उस गांव का मेयर बना दिया जाता है और उसकी असिस्टेंट वही ब्लैक लेडी होती है जिसने उसको आज़ाद किया होता है और रियल मेयर को गिरफ्तार कर लिया जाता है शेरिफ को मारने की जुर्म में। अब जेन और शेरिफ जाते हैं उसकी बेटी की शादी में क्योंकि एंगस भी अब चूक चुका है। अब यहाँ वो ब्लैक लेडी बनकर अपनी बेटी से बात करता है तो उसे बेस्ट विशेस देता है। अब शेरिफ सोचता है कि उसका मिशन पूरा हो चुका है, अब वो आराम से हेवन में जाएगा। तब जेन उसे बताती है कि शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए पढ़ा नहीं, अगर एक दफ़ा साइन कर लिया है तो अगले 100 साल तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। और अब वो दोनों RIPD के लिए निकल जाते हैं और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना।